नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है 11th स्टेट के इस डिजिटल क्लास में। आज हमारा दूसरा लेक्चर है, इसलिए हम पहले जो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग बात कर रहे थे सांख्यिकी की, और सांख्यिकी के अंदर कितना योगदान है कौन कौन से आंकड़ा शास्त्रियों का, उनके बारे में हमने पढ़ा हुआ था, जिसमें हमने जो विदेशी लोग हैं, यूरोपियंस लोग हैं, उनके बारे में बात की थी। तो थोड़ा रिवीजन करके फिर हम आएंगे कि कौन कौन से भारतीय हैं, इंडियंस हैं, जिन्होंने योगदान दिया है सांख्यिकी के अंदर। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था आधुनिक सांख्यिकी का समय काल, और वो समय काल जो हमारा था उसके हिसाब से कहा गया था कि 19वीं सदी से 20वीं सदी का जो समय था, इस दौरान सांख्यिकी का काफ़ी विकास हुआ था। देन इसके बाद बात हुई थी कार्ल पियर्सन, और ये भी कहा था कि नाम भूलना मत, आधुनिक जो भी गणितीय सांख्यिकी है उसकी रचना का श्रेय कार्ल पियर्सन को जाता है। गेल्टन और कार्ल पियर्सन दोनों ने गणितीय सांख्यिकी का व्याप बढ़ाया था, उसका उपयोग बढ़ाया था, और उसका उपयोग उन्होंने विज्ञान, उद्योग और राजनीति शास्त्र में भी किया था। देन कार्ल पियर्सन का योगदान था कि उन्होंने सांख्यिकी की प्रयोगशाला, और प्रयोगशाला मतलब कि जहाँ पर नए नए संशोधन सांख्यिकी को लेके किए जाते हैं, उसकी स्थापना की थी। और साथ ही साथ उन्होंने 1911 में लंदन स्थित यूनिवर्सिटी में सांख्यिकी का अलग से विभाग, जहाँ पर सांख्यिकी जो है उसके बारे में पढ़ाई की जाती थी, स्पेशल विशेष तौर पे सांख्यिकी के बारे में, तो उसकी स्थापना का श्रेय जाता है। और इसके बाद फिर जो नाम आता है 1910-1920 के दौरान फिशर, ये नाम अभी आ रहा है, आगे आपको इस नाम की विशेषता बताई गई थी, फिर से बताई जाएगी। फिशर और गॉसेट जो है उन्होंने आधुनिक सांख्यिकीय विज्ञान की रचना का आरंभ किया, मतलब मॉडर्न स्वरूप दिया उन्होंने। और फिर आ रहा है फिशर जिन्हें सांख्यिकी के पिता कहे जाते हैं, जो सांख्यिकी के पिता, जैसे मैंने कहा था कि अर्थशास्त्र के जो पिता हैं वो प्रोफेसर एडम स्मिथ हैं, और फिशर जो है वो सांख्यिकी के पिता माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं। और आखिरी एक लाइन उन्होंने जो पढ़ी थी 1930 के दौरान ई पियर्सन तथा जे नॉवन के कार्यों से संयुक्त रूप से सांख्यिकी का विस्तार हुआ था। तो ये सारे के सारे विदेशी लोग हैं। अब हम आज जो बात करने वाले हैं कि कौन कौन से भारतीय हैं जिन्होंने सांख्यिकी के विकास में योगदान दिया, और उसमें सबसे पहला नाम जो आपके सामने आने वाला है, नाम से पहले फ़ोटो आएगी, ध्यान से फ़ोटो देख लीजिएगा। ये फ़ोटो आ गई, तस्वीर है ये, और ये तस्वीर किसकी है? तो ये तस्वीर है प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस, जिन्होंने योगदान दिया था। भारत के प्रथम सांख्यिक माने जाते हैं, और जिन्होंने भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, जिसे ISI भी कहा जाता है, उसकी स्थापना की थी। और कहाँ की थी? कोलकाता में की थी। ये भी एक IMP क्वेश्चन है। देन वर्ष 1941 में उन्होंने मतलब किसने? हम बात उन्हीं की कर रहे हैं, प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की बात कर रहे हैं। उन्होंने अनुस्नातक क्या होता है? जब भी आप, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं 11th-12th की, इसके बाद आप लोग बैचलर डिग्री लेंगे। मान लो कि BCom करते हैं तो बैचलर, वो कहलाता है स्नातक। फिर उसके बाद अगर MCom करते हैं तो वो कहलाता है अनुस्नातक। तो अनुस्नातक स्तर पर भी प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस ने सांख्यिकी जो था उसका विकास किया, अर्थात कि कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा पढ़ रहा है तो सांख्यिकी विषय को लेकर के मास्टर डिग्री भी प्राप्त कर सकता है। तो इसकी शुरुआत 1941 में हुई। देन वर्ष 1950 के राष्ट्रीय न्यादर्श जो है वो आप पढ़ेंगे अभी कुछ दिनों के बाद। न्यादर्श मतलब सैंपल, नेशनल सैंपल सर्वे को सरकार के द्वारा मान्यता दी गई। जो ये रिसर्च करते थे उसमें सरकार के द्वारा मान्यता दी गई, और इनका जो रिसर्च है उसकी वजह से 1950 से सूचना एकत्रीकरण का प्रथम सोपान अक्टूबर 1950 से शुरू हुआ। ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है। अक्टूबर 1950 मतलब देश जब आज़ाद हुआ, प्लानिंग शुरू हुई, आयोजन शुरू हुआ। इसके बाद हमें जगह जगह से जानकारियाँ चाहिए थी, तब जो महालनोबिस है, इनका जो ख्याल है उसका उपयोग किया गया, इनकी सहायता भी ली गई। और आगे आप पढ़ेंगे कि जब भी देश का विकास होता है तो बहुत सारे उद्योग हैं, हम सारे उद्योग जो है वो साथ में शुरू नहीं कर सकते, इसलिए हमें जो उद्योग ज़रूरी हैं वो पहले शुरू करने थे। पैसा कम था हमारे पास, इसलिए जो उद्योग ज़रूरी थे, जैसे लोहा है, सीमेंट है, डैम बनाना, इन पर ध्यान पहले देना था। और बाद में जो अन्य उद्योग हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो है, उन पर बाद में ध्यान देना था।
तो ये उद्योगों को जो क्रम देने का काम है ये भी प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने किया था। तो एक शब्द में, एक वाक्य में कहें तो आज़ादी के बाद जो भी देश के विकास के लिए प्रयास किए गए उसमें प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने बहुत अधिक योगदान दिया है। उनकी जो न्यायाधीश जांच पद्धति है उसके बारे में भी यहाँ पर उसका भी उपयोग किया गया। देन हम आते हैं कि क्या सिर्फ इन्होंने ही योगदान दिया है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने? तो नहीं, इनके अलावा भारतीय कृषि विषयक सांख्यिकीय संशोधन संस्था जिसे कहा जाता है IASRI, उसने भी सांख्यिकी के विकास में योगदान दिया है। ये एक वाक्य में आ सकता है। फिर आएगा WF विल्कॉक्स। इनकी जब आप के बारे में किताब में पढ़ेंगे तो कहा जाएगा कि इन्होंने सांख्यिकी के बहुत सारी मर्यादाओं को ध्यान में रख करके इन्होंने सांख्यिकी के बारे में 100 से अधिक परिभाषाओं की सूची लिस्ट जो है वो तैयार की है। तो ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है। पर ये फिर से बात होगी विदेशी कुछ योगदान की। क्रॉक्सटन और काउडन, एक ये अब सबसे पहली व्याख्या सांख्यिकी के बारे में आने वाली है, सबसे पहली व्याख्या। तो ये जो व्याख्या है उस पर हम ध्यान देते हैं कि सांख्यिकी है क्या। तो यहाँ पे इन्होंने कहा सांख्यिकी एक विज्ञान है। जब भी आपके सामने कोई विज्ञान वर्ड यूज़ करता है तो विज्ञान का मतलब है कि वो सिर्फ एक विषय नहीं है। विज्ञान जो है वो हर घटना का कारण क्या है इसके बारे में जांच करता है। तो सांख्यिकी एक विज्ञान है, तो कहीं ना कहीं रिसर्च यहाँ पर होती है, तभी विज्ञान कहा गया है। तो मैं पूरा पढ़ देता हूँ एक बार। सांख्यिकी एक विज्ञान है जो संख्यात्मक आंकड़ों का एकत्रीकरण, जो संख्या के आंकड़े हैं, डेटाज, वो इकट्ठे करता है। एकत्रीकरण, फिर पृथक्करण। पृथक्करण मतलब कि जो भी आपने जानकारी इकट्ठा की है उसमें से कुछ आपके काम की है, कुछ ज़्यादा काम की है, कुछ कम काम की है और कुछ निरर्थक है। तो इस तरह से जो जानकारी है उसको ढंग से बांटता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और जब जानकारी मिल जाती है तब उस जानकारी का अर्धघटन करता है। जैसे मान लो कि आपने एग्ज़ाम दी है 10th के अंदर, तो आपने जो भी मार्क्स प्राप्त किए उस मार्क्स को इकट्ठा करना एक जगह पे। तो ये हुआ एकत्रीकरण। फिर उसे बांटना कि आपने कौन से विषय में कितने कितने नंबर लिए, वो बांटना, टोटल करना और परसेंटेज निकालना। ये हुआ सेकंड काम, जिसको हम कह सकते हैं पृथक्करण। और थर्ड कि अब आपके मार्क्स मिल चुके हैं तो सोचना, एनालिसिस करना कि आप कौन से विषय में तेज हैं, कौन से विषय में कमज़ोर हैं, टोटल परसेंटेज आपकी कितने हैं, कम आए तो क्यों कम आए, अधिक आए तो क्यों अधिक आए, या फिर आप किस योग्य हैं, ये सब सोचना। ये कहलाता है अर्धघटन। तो मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। सांख्यिकी एक विज्ञान है जो संख्यात्मक आंकड़ों का एकत्रीकरण करता है, उसका पृथक्करण करता है मतलब लिस्टिंग करता है, और बाद में उसका अर्धघटन करता है। और ये सारा काम एक विज्ञान में भी होता है, इसलिए सांख्यिकी जो है उसको विज्ञान भी कहा जाता है। अब एक चीज़ और है कि क्या हम जो पढ़ने जा रहे हैं सांख्यिकी, इसके अंदर हम खाली संख्याओं का अध्ययन करेंगे? तो कहेंगे नहीं, हम संख्याओं के अलावा जो गुणात्मक ख्याल है उसका भी यहाँ पर कुछ अध्ययन कर सकते हैं। गुणात्मक ख्याल क्या होता है? गुणात्मक ख्याल जैसे कि कोई व्यक्ति पढ़ने में तेज है, कम है, ये तो मालूम पड़ जाएगा, पर कोई व्यक्ति संस्कारी है, ज़्यादा संस्कारी है या कम संस्कारी है, इसके बारे में क्या है? तो ये गुण है। तो इसका भी अध्ययन जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है। मिलिट्री प्रोजेक्ट, आर्मी के अंदर ये जब भी बात आती है मिलिट्री प्रोजेक्ट की तो ख़ास तौर से बात आती है द्वितीय विश्व युद्ध की। मैं पूरा इसको देख लेता हूँ उसमें कहाँ कहाँ पे क्या आया है, इसमें जिक्र है नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसके अंदर खास तौर से जो मिलिट्री प्रोजेक्ट है वो है, उसको ढंग से व्यवस्था करने में भी सांख्यिकी जो है उसका प्रयोग किया गया था। 1949 में हैदराबाद में रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी में कार्यात्मक इकाई अस्तित्व में आई। ये बात हो रही है भारत की। एक कार्यात्मक एक्टिव जो है संस्था, उसकी स्थापना हुई जिसका नाम था रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी। आपको याद रखना होगा कि इसकी स्थापना कब हुई और कहाँ हुई। तो हैदराबाद में हुई और 1949 में हुई। इसका नाम था रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी। 1953 में ISI मतलब जो शुरुआत में नाम लिया था हमने प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने, जिस संस्था की स्थापना की उसका नाम है ISI। तो 1953 में ISI के कार्यात्मक संशोधनों की पद्धतियों का उपयोग प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ढांचा बनाने में किया। तो शब्द मिक्स हो गया।
थोड़ा देख लेना। ये जो है वो ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जब हमारा देश का विकास शुरू हुआ तो हम लोगों ने देश के विकास को पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाने का सोचा। प्रथम हमारी जो योजना थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना, वो शुरू हुई 1951 से 1956 और द्वितीय योजना हमारी शुरू हुई 1956 से लेकर के 1961। तो जो द्वितीय योजना है उसका ढांचा बनाने में जो सांख्यिकी है उसका प्रयोग, पद्धतियों का प्रयोग प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने किया था। और इसी समय मैंने आपको बता रहा था, इसी समय जो उद्योगों को बांटा गया था अलग अलग क्रम में कि कौन कौन से उद्योग जो है ज़्यादा जरूरी हैं, जिनकी स्थापना पहले की जाए। जैसे क्या होता है कि हमारे पास पैसे कम है और हमारे घर में हमको टीवी भी लाना है और फ्रिज भी लाना है और साथ में हमारे पास बाइक भी नहीं है, बाइक भी लाना है। और पैसे अगर आते तो हम क्या करेंगे कि चलो पहले बाइक चाहिए, काम नहीं चल रहा है तो पहले बाइक ले आएंगे, फिर क्या कर रहे हैं, फिर काम नहीं चल रहा है तो पैसे और आएंगे तो हम टीवी ले आएंगे, फिर और पैसे आएंगे तो क्या करेंगे, फिर हम फ्रिज ले आएंगे। हम अपनी आवश्यकताओं को बांटते हैं। ऐसे ही जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पैसे कम थे तो हमने उद्योगों को बांटा कि कौन से उद्योग पहले शुरू करने हैं, जिसमें लोहा उद्योग है, बिजली उद्योग है, इनकी बात पहले हुई, और कौन से उद्योग बाद में करने हैं। तो ये जो काम है वो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने किया था। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ढांचा है उसमें ये सब सोचा था उन्होंने सांख्यिकी का उपयोग करने के बाद। ठीक है, एक मिनट जरा मैं इसको हटा दूं। हाँ, इसके अलावा सांख्यिकी के कार्यात्मक पद्धतियों का उपयोग करके प्रति व्यक्ति आय, वितरण और संग्रह जैसी समस्याओं का अध्ययन जो है वो भी हो सकता है। एक सिंपल सी लाइन है, इसलिए थोड़ा नीचे भी रह गई है। तो इस तरह से आपका ये थियरी जो है भी खत्म हुआ। अभी हम लोग आगे थियरी ही पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान देते रहिएगा। थियरी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम सब मुख्य चीज़ों पे आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।